स्वागत है दोस्तों, बहुत बहुत आपका गोमती एकेडमिक चैनल में। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम राजनीतिक विचारों को पढ़ रहे हैं, विचारक को। और हम कल बताए थे आपको कन्फ्यूशस के बारे में, और आज हम आपको बताने वाले हैं प्लेटो की चिंतन पद्धति के बारे में। ठीक है, इसका मेन टाइटल जान लेंगे तो प्लेटो को जो आने वाली वीडियो है उसका आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। उनका मेन उद्देश्य क्या है और उनके जो चिंतन पद्धति है, किस इस पद्धति का प्रयोग किया है, तो इसके बारे में आज जानेंगे। ठीक है, और आने वाली वीडियो ताकि आप तक पहुंच पाए, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए। और आपको यदि ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, अपने सुझाव दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसकी चिंतन पद्धति पढ़ते हैं। प्लेटो की चिंतन पद्धति। अरस्तु, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, अपने अध्ययन पंद्य में द्वंद्वात्मक। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे द्वंद्वात्मक पद्धति का जो है हमारे प्लेटो है, और हीगल भी करता है द्वंद्वात्मक पद्धति का। जब हम आगे पढ़ेंगे इंडियन विचारक को तो हम द्वंद्वात्मक पद्धति का हीगल वाला समझाएंगे। मार्क्स भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे द्वंद्वात्मक, विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक जो होती है समान से विशिष्ट की ओर, तो वो मतलब ये तीन पद्धति को अरस्तु करता है। ठीक है, ये मेन ध्यान दीजिएगा, द्वंद्वात्मक, विश्लेषणात्मक और निगमनात्मक। ये एग्जाम में पूछ लेता है दोस्तों। अरस्तु के ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग। अरस्तु ने अपने चिंतन में ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग, इतिहास से मतलब समझते होंगे कि जो हम पूर्व कथन होता है। ठीक है, प्लेटो ने एकेडमिक नामक संस्था जो स्थापना की थी वो यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। मतलब कि ये आ जाता है जो एकेडमिक शैक्षणिक संस्था है वो यूरोप का उस समय का, जिस समय प्लेटो उस समय का यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, और प्लेटो सुकरात का शिष्य था। आप जानते हैं कि मतलब कि प्लेटो सुकरात का शिष्य था, मतलब प्लेटो के जो गुरु थे वो सुकरात के विचारों से अत्यधिक प्रभावित था। कैसे प्रभावित था मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखिए उस समय जब सुकरात को विषपान कराया गया था तो उस समय प्लेटो उससे इतना प्रभावित हुआ था कि जनता को कैसे मतलब अत्याचार करती है, किस तरह मतलब कि एक उन पे नैतिकता का नाम की कोई चीज़ नहीं है, सही कर्मों को सही नहीं समझती है, बुरे कर्मों को बुरे नहीं समझती है, सही और गलत का फर्क नहीं जानती है। ये सब एक्टिविटीज़, क्रियाकलाप जितना भी हैं सब अरस्तु ने अपनी आंखों से देखा। इसीलिए अरस्तु के जो मतलब कि विचार से उसके अत्यधिक प्रभावित था, क्योंकि उसका गुरु ही था। और जब उसको विषपान कराया गया तो वो मतलब प्लेटो ने इन सब चीज़ों से वो था, परिचित था। तो उन्होंने कहा कि सद्गुण ही ज्ञान है। मतलब कि बाद में जो वो किया तो बोले सद्गुण ही ज्ञान है। अब प्लेटो के अनुसार जो है विचार ही समूचे संसार का मूल तत्व है। मतलब जो विचार होते हैं उन्हें सब अपने मतलब कि विचार को ही सर्वप्रथम मतलब माना, थिंकिंग को, मतलब जो विचार होते हैं वो विचार को ही संसार का, कि विचार करने से नई नई एक्टिविटीज आती हैं और विचार से ही आदमी बहुत कुछ कर सकता है। ऐसे करके तो उन्होंने विचारों को मतलब कि संसार का मूल तत्व समझा। भौतिक दुनिया विचारों की छाया मात्र, इसलिए यथार्थ विचारों की सदैव मतलब कि परछाई, मतलब कि यथार्थ विचारों की जो परछाई है। उपयुक्त कथन दोनों विचारों के बीच सामंजस्य ला देता है। मतलब कि जो विचार होता है, यथार्थ विचार होता है, तो वो दोनों मतलब विचारों के बीच जो है सामंजस्य जो सत्य होता है वो स्थायी होता है। ये लिखा है यहाँ पे, सत्य लिखा है। सत्य जो होता है वो स्थायी होता है, लेकिन उसकी परछाई जो है वो परिवर्तित होती रहती हैं। ठीक है, प्लेटो के चिंतन का मूल उद्देश्य था एक आदर्श राज्य का निर्माण करना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस तरह सुकरात के विचार से प्रभावित था कि किस प्रकार एक राजा के प्रति जनता को करना चाहिए, जनता के प्रति राजा को करना चाहिए, वो बहुत मतलब इफ़ेक्टिव था। तो उसने अपने इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि मतलब कि एक राजा को किस प्रकार होना चाहिए, कैसा मतलब होना चाहिए ताकि वो प्रजा पे कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो उसका जो मूल उद्देश्य था उसकी चिंतन का एक आदर्श राज्य का निर्माण था। आदर्श राज्य के निर्माण के बारे में एक मैं वीडियो खुद पब्लिश करूंगी।
पब्लिश करूँगी तो उसमें आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। ताकि एथेंस और स्पार्टा जैसे अध्ययन करना प्लेटो के अनुसार विचार होते हैं, ठीक है। और विचार सभी चीज़ों के सार होते हैं तथा विचारों का प्रतिबिंब होता है। ये यहाँ पे ध्यान लिखते एक पॉइंट डाल दिए, ठीक है। प्लेटो के अनुसार यहाँ पे था, और वहाँ पे इसका पहला नंबर जो है विचार तत्व होते हैं प्लेटो के अनुसार, ठीक है। क्योंकि एक एग्जाम में पूछा गया है, शायद 6-7 में पूछा गया है। मैं आपको मॉक टेस्ट लेके आऊँगी प्लेटो और अरस्तू का, जब ये पढ़ा दूंगी 3-4 इकाई, तो मैं आपको मॉक टेस्ट लेके आएंगी, तो आप देखिएगा कि उसमें क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। जो प्लेटो है के अनुसार पहला नंबर विचार तत्व होते हैं, और दूसरा नंबर जो होते हैं विचार सभी चीज़ों के सार होते हैं, ठीक। आ जाए यहाँ पे हमारा जो तीसरा नंबर आता है तो है वस्तु विचारों का प्रतिबिंब होती है, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर, ये ध्यान दीजिए कि अपने उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अरस्तु क्या कहता है, देखिए। व्यक्ति के संबंध में प्लेटो ग्रीक यूनानी विचारक था, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। प्लेटो व्यक्ति के संबंध में क्या कहता है कि प्लेटो के जो अनुसार आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है, और हर आत्मा के 3 गुण पाए जाते हैं। मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो पब्लिश करूंगी तो उसमें बता दूंगी, उसमें न्याय सिद्धांत प्लेटो का जब मैं न्याय सिद्धांत बताऊंगी तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से इसका वर्णन किया जाएगा, ठीक है। इसमें आपका सिर्फ टाइटल में समझा रही हूँ ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपका पूरा समझ सके, ठीक है। तो इन्होंने प्लेटो के अनुसार आत्मा ही व्यक्ति की पहचान है, और आत्मा के 3 गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होना चाहिए? विवेक की, साहस की, तृष्णा की। दोस्तों यदि इसको आप समझ जाएंगे ना, प्लेटो का जितनी भी मतलब कि जितना भी विचार है ना, प्लेटो की क्या करना चाहता है अपने आदर्श राज्य में, सब समझ जाएंगे। उसका रिपब्लिक में क्या करना चाहता है, न्याय में क्या करना है, उसका सामवाद क्या है, मैं सबकी मतलब की वीडियो पब्लिश करूँगी। लेकिन आप इसको जरूर मतलब कि चैनल के एंड तक बने रहिए, और इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। और अच्छी ध्यान से इसको देखिएगा कि प्लेटो ने आत्मा के 3 गुण बताते हैं, पहला विवेक की, दूसरा साहस की, तीसरा तृष्णा की, ठीक है। अब देखो विवेक की प्रधानता किसमें होती है? एक शासक में होती है। अशासक कैसा होना चाहिए? दार्शनिक होना चाहिए, ठीक है। मतलब राजा को जो है वो दार्शनिक होना चाहिए, उसमें विवेक की प्रधानता होती है। असाहस की किसमें होती है? सैनिक होती है, ठीक। ये उत्पादक, और जो तृष्णा की होती है वो उत्पादक होती है। जब इसका हमने न्याय सिद्धांत पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। यदि इसको नोट कर लीजिएगा रफ में, और इसको लिख लीजिएगा, ताकि आप अच्छे तरीके से आने वाली वीडियो को समझ सके, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिए, विवेक राजा के पास होता है प्लेटो के, और जो साहस होता है वो सैनिक करता है, जो तृष्णा होता है वो उत्पादक में होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे की ओर, ठीक है जी। देखिए अब इसमें प्लेटो क्या कहता है, राज व्यक्ति का बृहद रूप है। मतलब कि व्यक्ति का बृहद रूप का मतलब क्या समझते हैं कि पहले परिवार, फिर समाज, फिर राज्य, ठीक। ऐसे मतलब छोटा छोटा करके मतलब बना कि व्यक्ति का बृहद रूप, जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता गया वैसे वैसे राज्य का निर्माण होता गया, ठीक है। तो इसने मतलब प्लेटो ने कहा है कि व्यक्ति का बृहद रूप ही मतलब राज्य है, ठीक है। अब इसी के जस्ट मतलब कि अरस्तु ने कहा है कि राज व्यक्ति का पूर्वगामी है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए, 1 मिनट मैं आपको लिखाती हूँ। राज जो है व्यक्ति का पूर्वगामी, ठीक है। ये लिखिए, ये नोट आप कर लीजिए, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये अरस्तु का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो है अरस्तु का है, ठीक है, अरस्तु का है। ये अरस्तु का ध्यान दीजिएगा। राज व्यक्ति का पूर्वगामी के अरस्तु ने कहा है, और राज्य जो है व्यक्ति का बृहद रूप है, ये प्लेटो ने कहा। इसमें क्या है, व्यक्ति जो है एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। अरस्तु जो है कहता है कि राज व्यक्ति का पूर्वगामी है, अब प्लेटो कहता है राज व्यक्ति का बृहद रूप है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, प्लेटो द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की व्याख्या करता है। रिपब्लिक पुस्तक, बहुत सी पुस्तक प्लेटो की, मैं एक रचनाएं बताऊंगी। प्लेटो की रचनाएं कौन कौन सी है? द लॉज है, द स्टेटस मैन है, और रिपब्लिक हो गया, और ये द लॉ भी हो गया, सिंपोजियम भी हो गया, डायलॉग्स हो गया। बहुत सारी ऐसी मतलब कि
सॉरी इसकी पुस्तक है, ठीक है। तो इसमें रिपब्लिक में आदर्श राज्य की व्यवस्था करता है। कभी कभी पूछ लेता है कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का जो व्याख्या वो किस पे करता है, तो ये रिपब्लिक में करता है, किसी वास्तविक राज्य की नहीं। राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है, ठीक है। राज्य की प्रगति इन्होंने आंगिक, जैविक और सावयवी बताई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए मेन जो फोकस किसमें किया है, प्लेटो ने की अपेक्षा राज्य को प्राथमिकता दे, व्यक्ति की अपेक्षा। प्लेटो ने व्यक्ति की अपेक्षा, यहाँ पे व्यक्ति है लिख लीजिए, प्लेटो ने व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। व्यक्ति कैसा होना चाहिए, राज्य को मेन कैसा हो, राज्य कैसा होना चाहिए इस पे बल देता है, ठीक है। तो राज्य को इन्होंने प्राथमिकता दी। अब यहाँ पे देखिए रिपब्लिक के प्रधान पात्र, रिपब्लिक के प्रधान पात्र से पहले आप मतलब समझ जाइए तो आपको समझ हो जाएगा कि पॉलीमार्कस और ये एंडीमेकस और ये ग्लूकोन। रिपब्लिक का प्रधान मतलब कि जो रिपब्लिक का खंडन करते हैं, मतलब कि तत्कालीन यूनानी समाज में जो प्रचलित न्याय सिद्धांत का खंडन करते हैं उनके बारे में ये मतलब बोला गया है यहाँ पे रिपब्लिक का, ठीक है। क्योंकि अब ये तीनों कहते क्या क्या हैं, देख जैसे पॉलीमार्कस कहता है, यहाँ पे ऐसे करके, एक मिनट देखिए आप, मैं आपको अच्छी तरीके से दोस्तों समझाऊंगी, लेकिन इस वीडियो के आप थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये लिखा है इसका, अब यहाँ पे ऐसे करिए, आप यहाँ पे ऐसे करिए, यहाँ पे ऐसे करिए, और यहाँ पे आप ऐसे करके लिखते जाइए। पॉलीमार्कस ने क्या कहा है कि शत्रु के साथ शत्रुता एवं मित्रता के साथ मित्रता ही न्याय है। इन्होंने अपने न्याय का मतलब इसका खंडन किया है, रिपब्लिक का खंडन किया है, क्योंकि रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत मैं बताऊंगी कि रिपब्लिक में मतलब कि न्याय किस तरह होना चाहिए, ये प्लेटो के अनुसार होगा, ठीक है। तो मैं बताऊंगी कि मतलब तो उसका ये खंडन करता है पॉलीमार्कस, एंडीमेकस, ग्लूकोन। पॉलीमार्कस कहता है शत्रुता के साथ शत्रुता और मित्रता के साथ मित्रता का व्यवहार करना ही न्याय है, ठीक है। और मतलब कि जो एंडीमेकस है, तो एंडीमेकस मतलब कि उसका भी खंडन करते हैं, इसका जो एंडीमेकस करते हैं खंडन, तो एंडीमेकस करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप मतलब कि इसको आप रख लीजिए, ऐसे ऐसे करके लिख लीजिएगा ताकि आपके समझ में आए, ठीक है। और यहाँ पे मतलब ग्लूकोन कहता है कि ग्लूकोन के अनुसार जो होता है कि न्याय कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो न्याय मनुष्य के परस्पर समझौते का परिणाम, मतलब यहाँ पे ग्लूकोन जो कहता है कि मनुष्य जो है समझौते का परिणाम। इसके अलावा कई मतलब कि ऐसे हैं सोफिस्ट विचार, जैसे कैफिलॉस हो गया, कैफिलॉस कहता है सत्य बोलना और निर्णय चुकाना ही न्याय है। तो यहाँ पे आप चौथा नंबर डाल के कैफिलॉस लिख लीजिए। इसने कहता है कि सत्य बोलना, ऋण चुकाना ही न्याय है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए इसको, रिपब्लिक के प्रधान पात्र पॉलीमार्कस का, एंडीमेकस का, ग्लूकोन का, और कैफिलॉस का, पॉलीमार्कस का। थ्रेसिमेकस का भी लिख लीजिए, थ्रेसिमेकस भी कहता है शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही न्याय है, ठीक है। शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही न्याय है, यह थ्रेसिमेकस कहता है, ठीक है। तो 3-4 का लिखिए जो रिपब्लिक का खंडन करते हैं और कहते हैं कि न्याय ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे की ओर, ठीक है। आगे की ओर चलते, अब इन्होंने राज्य की उत्पत्ति, राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, मैंने बताया ना पहले कि व्यक्ति का बृहद रूप ही राज्य बताया ना प्लेटो। तो ये प्राकृतिक संस्था मतलब कि स्वाभाविक संस्था। प्लेटो के अनुसार राज्य राजनीतिक संस्था है। प्लेटो के राज्य में विधि दंड का कोई स्थान प्राप्त नहीं है। इसी प्लेटो का जो राज्य है वो नैतिक होना चाहिए। आदर्श राज्य में क्या नैतिक होना चाहिए, और एक दार्शनिक राजा द्वारा शासित होता है जो वास्तविकता को देखता है। प्लेटो की शासन प्रणाली जो है विवेकशील पे आधारित है, ठीक है। ऐसे है दोस्तों, इस वीडियो को एक बार नहीं आप दोबारा रिवीजन करिए। जहाँ पास नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि मेरे मतलब कि हो सके तो मैं उसको दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। और आप नेक्स्ट वीडियो का मेरे इंतज़ार करिए, मैं उसमें बताऊंगी कि प्लेटो का जो न्याय होता है रिपब्लिक में जो वर्णन किया है वो किस प्रकार होता है, ठीक है। तो आप इसकी नोट्स बनाते जाइए दोस्तों, देखिएगा मैं इसको 2-3 दिन प्लेटो का पूरा ख़त्म कर दूंगी। अब प्लेटो के बारे में नेट में जितने भी क्वेश्चन हुआ है उसको पूरा निचोड़ मैं आपको मॉक टेस्ट करवाऊंगी कि आपको इसमें से
आकलन लग जाएगा कि प्लेटो के संबंध में नेट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलती हूँ मैं दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है।